न जाने मुखातिब हम किससे हों, संजीदगी का तो मुजाहरा सवालातों पर ही देखा जा सक रहा है। अब मेरे ख्याल में हम दीवारों से और छतों से मुखातिब हों तो बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं कि जी दीवारों के भी कान होते हैं और छतों के भी आजकल कान लगे हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो चंद अहम इश्यूज़ की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसमें बलूचिस्तान और आपके मुल्तान के जो निश्तर हॉस्पिटल में जो लाशों के जो अंबार लगाए गए थे। जनाब स्पीकर साहब, ज़ियारत का एक वाक़या हुआ था 14 जुलाई को, जिसमें 9 अफराद की लाशें गिराई गई थी। फिर 15 जुलाई को 2 और अफराद की जो है लाशें गिराई गई। दिखाया ये गया जी कि ये दहशतगर्द थे और इन्होंने आर्म फोर्सेस पर हमले किए हैं, और जिसके नतीजे में उनके साथ फोर्सेस का मुकाबला हुआ और वो मार दिए गए। इसी तरह 16 अक्टूबर को मस्तूम के काबू इलाके में 5 मजीद अफराद को इनकाउंटर करके मार दिया गया, और 17 अक्टूबर को एक बार फिर वही तारीखें दोहराई दी गई। 4 और अफराद को खारान में जो है गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमतें बदलती रहती हैं, जमहूरी हुकूमतें भी आती हैं, गैर जमहूरी हुकूमत भी आई हैं, इलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, सिलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, नॉन इलेक्टेड हुकूमतें भी आई हैं, हैवी मैंडेट के साथ भी हुकूमतें आई, बगैर मैंडेट के साथ भी हुकूमतें आई। लेकिन बलूचिस्तान के हालात क्यों तब्दील नहीं हो रहे? 1947 से लेकर आज दिन तक, सूबाई असम्बलियों से लेकर सेनेट से लेकर कौमी असम्बलियों तक, हम रोजाना हर रोज कोई ना कोई एक मसला लाके ऐवान के सामने, हुक्मरानों के सामने रखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हालात तब्दील क्यों नहीं हो रहे? मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमतें आती हैं, निज़ामात तब्दील किए जाते हैं, आइन में तब्दीलियां लाई जाती है, लेकिन बलूचिस्तान में क्यों तब्दीली नहीं आती? इससे तो हमारी उन बातों की तस्दीक होती है कि बलूचिस्तान को चलाने वाले हुक्मरान नहीं, बलूचिस्तान को चलाने वाली वो कुव्वतें हैं जिसने रोज अव्वल से बलूचिस्तान को इस मुल्क का कानूनी समझा हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, मैं वो लिस्ट आपको मुहैया करूंगा। खारान में सीटीडी के हाथों मारे गए 3 अफराद की शनाख्त हुई है। एक का नाम फरीद, दूसरा सलाल और तीसरा वसीम ताबिश। फरीद वल्द अब्दुल रज़ाक बादेनी सकना नोशकी को रवां साल 28 सितंबर को अब्डक्ट किया गया था, और सलाल वल्द अब्दुल बाकी सकना नोशकी को 6 अक्टूबर को कोयटा से उठाया गया था। वसीम ताबिश को 9 जून 2021 में खुजार से जबरी गुमशुदा किया गया था। इनकी तस्वीर भी है हमारे पास। वसीम ताबिश एक स्टूडेंट था, और उसका गुनाह और कसूर यह था कि उसने मिसिंग पर्सन्स के हक में कुछ शेर बोले थे। इस मुल्क में शायरी करना भी जुर्म है। इसकी मिसाल हबीब जालिब की कैद की वो दौर हमें याद आ रहे हैं। यहां पर लिखना भी गुनाह है, यहां पर बोलना भी गुनाह है। आप लिखें तो आप उठाए जाएंगे, आप बोलें तो आप उठाए जाएंगे, आप एहतजाज करें तो आप उठाए जाएंगे या गायब किए जाएंगे। कहीं हम इस मुल्क का नाम तब्दील तो नहीं करना चाहते? जिसको पाकिस्तान बनाया गया था उसको कहीं हम गायबिस्तान में तो तब्दील नहीं करना चाहते? काबू से जो लोग
ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورس کے ہاتھوں مارے جانے والے شہید کیے جانے والے میں حبیب الرحمان ولد عبدالصمد لانگو، جس کے لواحقین کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمان کو 7 سال قبل کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کی ایف آئی آر بھی کیچی بیگ تھانے میں درج ہے۔ مشتاق ولد عبدالرشید، علی احمد ولد تاج محمد، حبیب الرحمان ولد عبدالصمد، عبید اللہ ساتکزئی، محمد داؤد ولد شیر محمد، نیاز محمد ولد عبدالباری، عبید اللہ اور محمد داؤد کے حوالے سے شکایت موصول ہے، لیکن فیملی کی طرف سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، عبید اللہ جس کی لاش قابو کے انکاؤنٹر میں شو کی گئی ہے، جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھے تو یہ لسٹ میں نے مہیا کی تھی، وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوئی جناب اسپیکر صاحب۔ اس کے سیریل نمبر 159 پہ 2008 اگست 2018 کو میں نے یہ لسٹ مہیا کی تھی، اور یہ شخص عبید اللہ ولد سلطان محمد، جس سے مچھ سے لاپتہ کیا گیا تھا، 16 اکتوبر کو اس کی لاش جو ہے انکاؤنٹر کے صورت میں جو بازیاب کی گئی ہے۔ اب اور اسی طرح زیارت کے جو واقعات ہوئے جنرل اسپیکر صاحب، ہم نے اس وقت حکومت سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی نگرانی میں قائم کیا جائے، لیکن صوبائی حکومت نے لوکل سطح پہ کسی جج کو تعینات کیا، جس کی ابھی تک ایک سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں جنرل اسپیکر صاحب یہ قوتیں چاہتی کیا ہیں؟ ہمیں یہاں سے دھکیل کے وہاں پہ لے گئے، وہاں سے پھر ہم یہاں پہ آ گئے، اب ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے جہاں پر ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ خدا کے واسطے رحم کرے، ہمیں اس سٹیج تک، اس حد تک نہ دھکیلیں کہ جہاں پر ہم بلوچستان کے اکثر نوجوان پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ دہشت گردی کو تو شاید ان ہتھ کنڈوں سے ختم کر سکیں، دہشت گردوں کو آپ، جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو آپ ختم کر سکیں، لیکن جو نفرت کے بیج آپ لوگ بو رہے ہیں، اس نفرت کو دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت بھی ختم نہیں کر سکی، اور یہ نفرت اس حد تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی بنیادیں بھی ہل رہی ہیں۔ اگر اس ملک کے وہ حاکم جن کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اگر وہ خود اس کو دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، پہلے بھی وہ تھے، اب بھی ہوا ہے۔ جینوسائیڈ، لٹرلی بلوچستان میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے ہماری، وہ نسل کشی جو 1970 میں بنگلہ دیش میں کی گئی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ کچھ دن پہلے امریکن ایوان میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، جس میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستانی افواج نے بنگلہ دیش میں جینوسائیڈ کیا ہے۔ آج پھر وہ تاریخ دہرا رہے ہیں آپ لوگ بلوچستان میں۔ ہم بنگالیوں کی طرح اتنے طاقتور نہیں، ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں، ہماری تعداد سے زیادہ جو ہے آپ نے ہمارے نوجوانوں کے قبرستان کھڑے کر دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ تو جی افغانستان میں ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، یہاں پہ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، پھر افغانستان۔ بھائی ایک زمانے میں افغانستان تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ افغانستان آپ کے بقول، آپ کی کوششوں سے جو وہ آپ کا ملک کا 5واں صوبہ بن گیا ہے، اور وہاں پر آپ کے بغیر چاہتے ہوئے کوئی چڑیا پر تک نہیں لگا سکتی، تو کیسے؟ ابھی بھی وہ لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک کی تعداد نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد ہے۔ اگر وہ افغانستان میں ہیں تو ان کے لیے مہاجر کیمپ بنائے گئے ہوں گے، کیا ان کے لیے کوئی وہاں پر کوئی مہاجر کیمپ بنایا گیا ہے جس میں وہ ابھی تک ہیں؟ لیکن ہیں افغانستان میں، لاشیں یہاں سے برآمد ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ان کی
शक्ल सूरत देखे आप, लगता है ये बलूचिस्तान की पहाड़ों पे नहीं, गर्मियों में टेम्परेचर जो है 48 से 50 तक जाके पहुंचता है। लगता है सियाचिन या कश्मीर की पहाड़ों में इन्होंने जंग लड़ी होगी, जिनकी रंगत जो है वो सब्ज होने की बजाय और गोरी चिपटी हो गई है। उनका हुलिया, उनका दाढ़ी का तराश, कोई भी पहाड़ में बैठा हुआ शख्स जो है ना अपने साथ 5 स्टार का जो है बार्बर या हजाम लेके नहीं घूमता होगा, जो उसकी दाढ़ी भी तराशे और उनके सबके बालों को जो है ना एक ही तर्ज से काटे। ये सिर्फ एक ही कुव्वतें कर सकती हैं, जिनके बारे में हम जब कहते हैं जी आप इदारों के बारे में बात करें, तो भाई किसके बारे में हम बात करें? ये आफत तो खुदा ने तो हम पे नहीं लाई है ना। इसके जिम्मेदार क्या यहाँ के हुक्मरान नहीं, वो कुव्वतें नहीं जिनके हाथों से रोजाना हमारी लाशें उठाई जाती है? ना धकेले हमें उस स्टेज पर, और एक बार हम लोग उस स्टेज पर चले गए तो फिर वापस आने की फिर हमसे उम्मीद ना रखें। और अपनी कमजोरियों को, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो उनके पीछे जाने के बजाय, उनका पीछा करने के बजाय, जो इन्होंने स्टाफ में अपने अकूबत खानों में, तहखानों में जिन नौजवानों को रखा हुआ है, उनमें से चंद एक मार के फेंक के और अपना स्कोर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं कि जी हाँ हमने दहशतगर्द मार दिए। भाई दहशतगर्द आपने नहीं मारे। दहशतगर्द मारने के लिए जब आप जाने की जुर्रत नहीं कर सकते, आप दहशतगर्दों के पीछा करने की जुर्रत नहीं है आप लोगों में। आप सिर्फ मासूम और बेगुनाहों को जो है उनके खून से अपने हाथ रंगने में जो है आपकी तारीख लिखी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश की तारीख हो, चाहे बलूचिस्तान की तारीख हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की तारीख हो या वजीरिस्तान की तारीख हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ जो है उन लोगों के खून से रंगे हुए हैं। जो आपका मुल्तान का जो निश्तर हॉस्पिटल का जो वाकया, जो लाशें मिली हैं, कोई कहता है 200 हैं, कोई कहता है 500 है, अब अल्लाह ही जाने कितनी है। कौन है ये लोग? इसी मुल्क के बाशिंदे, मुसलमान हैं, इंसान हैं, किसी और मजहब से इनका ताल्लुक है? क्या लाशों की बेहरुमती इस तरह की जाती है? कहा जाता है कि वो टीचिंग हॉस्पिटल था और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज था, तो शायद उस पर तजुर्बात किए जा रहे थे लाशों पर। मुमकिन होते हैं, तजुर्बात होते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक मखसूस जगह होती है। मैंने ये नहीं देखा कि तजुर्बात के बाद भी उनको फिर कपड़े पहना दिए गए। कई लाशें ऐसी हैं जो उनके तन पर वो कपड़े भी पहने हुए हैं। हॉस्पिटल की छतों पर नाजियों के बारे में उस दौर में सुनते थे हम, जहां पर यहूदियों को बड़े एक गड्ढे में जो गाड़ दिया जाता था। आपके पास खुदावंद ताला ने इतनी बड़ी सरजमीन दी है, इसमें रेगिस्तान भी हैं, इसमें पहाड़ भी हैं, कहीं गड्ढा खोदकर उनको वहां पे दफना देते। उनको चील और गिद्धों के हवाले कर दिया उन लाशों को। अब कम से कम अगर इस पर पर्दा फाश हो गया है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनका डीएनए, हर एक बॉडी का जो है डीएनए टेस्ट किया जाए, उससे मालूम हो कि वो कहां से हैं, किस इलाके से हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं। कम से कम अगर वो मिसिंग पर्सन्स में हैं तो उनको तो तसल्ली हो जाए कि हाँ जी हमारे वापस जिंदा तो नहीं आए, एक ढांचे की शक्ल में वापस आए। और इसी तरह इस वाकये की ज़ियारत खारान और मस्तूम के जो फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं, मेरी ये गुजारिश होगी जनाब स्पीकर साहब आपसे कि इसके लिए एक हाई लेवल की जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सरबराही में एक कमीशन बनाया जाए, अगर इन मामलात को हल करना चाहते हैं। नहीं तो इस मामलात को आप इसी तरह डील देकर और चलाना चाहते हैं। हमारी सिर्फ ख्वाहिशात और हमारी तरजीहात इलेक्शन, सिलेक्शन और वर्ल्ड बैंक, IMF या एक्सटेंशन हुई तो फिर रहने दें उसको। अगर हमारी तरजीहात में इलेक्शन और वो सिलेक्शन है तो फिर इनको रहने दें।